फेंक युवान, हमें स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा दे दो तो तुम्हें जल्दी मार देंगे। ओ बूढ़े फेंक, बचने का कोई रास्ता नहीं है। आज सभी बड़े फैक्शंस के लोग तेरे अड्डे को खत्म करने के लिए आए हैं। इस जगह से तुम बाहर नहीं निकल सकते। इस बार तेरा सर कट के रहेगा, क्योंकि तुझे स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा को कल्टीवेट करना। तूने हजारों लोगों की जान ले ली। तूने बहुत ही घिनौना पाप किए हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। राक्षस, 300 साल पहले तूने मुझे बेइज्जत किया, मेरी प्योरिटी ले ली, मेरे पूरे परिवार और 9 पुश्तों को मार दिया। उस समय से मुझ में जो नफरत बनी है, उसके परिणाम अनुसार आज तेरी मौत होगी। फेंक युवान, जिसने गहरा हरा लबादा पहना था, जिसके फटके चिथड़े हो गए थे, उसके बाल खुले थे और पूरे शरीर पर खून था। खून से सना लबादा पहाड़ की हवा में लड़ाई के झंडे की तरह हल्का हल्का लहरा रहा था। फेंक युवान के शरीर के अलग अलग हिस्सों से ताजा खून निकल रहा था। बस फेंक युवान के थोड़ी देर तक वहां खड़े होने से उसका बहुत खून बह गया था। उसके दुश्मनों ने उसे ऐसे घेरा, भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। यह तो तय था कि वह मरने वाला था। फेंक युवान को पता था कि वह किस सिचुएशन में है, लेकिन मौत के मुंह में आकर भी उसके एक्सप्रेशंस में कोई बदलाव नहीं आया। वह शांत था, उसकी नजरें शांत थीं, उसकी आंखें कुएं में गहरे पानी के तालाब जैसी थीं, इतनी गहरी कि उनका कोई अंत ही नहीं लग रहा था। मेजर फैक्शंस के जिन लोगों ने उसे घेरा था, वो बस एक्सपीरियंस एल्डर नहीं, जवान लोग और फैक्शंस के टैलेंटेड हीरोज भी थे। कुछ उस पर चिल्ला रहे थे, कुछ उसका मजाक उड़ा रहे थे, कुछ अपनी चोट को पकड़कर डर से उसे देख रहे थे। कोई अपनी जगह से नहीं हिला। सब फेंक युवान के आखिरी हमले का इंतजार कर रहे थे। अगले 6 घंटे सब लोग ऐसे ही रहे जब तक शाम ना हो गई। सूरज की रोशनी पहाड़ पर पड़ी। उस समय लगा कि इस जगह पर आग लग गई है। फेंक युवान, जो पूरे समय मूर्ति की तरह था, धीरे से मुड़ा। सारे योद्धा चौकन्ना हो गए और एक कदम पीछे लिया। अब तक फेंक युवान के पैरों के नीचे की चट्टान गहरे लाल रंग से रंग चुकी थी। बहुत सारा खून बहाने से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। सूरज की चमक में वह अलग ही चमक रहा था। डूबते हुए सूरज को देखते हुए फेंक युवान थोड़ा हंसा और बोला, सूरज नीले पहाड़ के ऊपर डूबता है। पतझड़ का चांद बसंत की हवा के साथ सुबह बालों की तरह बारीक होती है और रात बर्फ जैसी। चाहे तुम सफल हो या असफल, जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे ही उसने यह सब बोला, उसकी आंखों के सामने उसकी पिछली जिंदगी की यादें आईं। अपनी पिछली जिंदगी में वह एक स्कॉलर था जो चाइना से था। फिर उसका ट्रांसमिग्रेशन इस दुनिया में हुआ। उसने 300 साल तक एक मुश्किल जिंदगी झेली और फिर 200 साल भी गुजारे। उसके 500 साल पल भर में उसके आंखों के सामने आ गए। बहुत सी यादें जो उसकी मन में दबी थी, उसकी आंखों के सामने आई। आखिर में मैं फेल हो गया। फेंक युवान ने मन ही मन में इमोशनल होकर आह भरी। फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं था। उसे पहले ही लगा था ऐसा कुछ होगा। जब उसने शुरू में ऐसा सोचा था तो उसने ऐसे आउटपुट के लिए खुद को तैयार कर रखा था। डीमन होने का मतलब है बेरहम, निर्दयी, मर्डरर और डिस्ट्रॉयर होना। ऐसे जीवों के लिए पृथ्वी या स्वर्ग में कोई जगह नहीं। ये बस पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाते हैं और फिर इसके नतीजे का सामना करना पड़ता है। अभी जो मैंने स्प्रिंग ऑटम सिकड़ा को कल्टीवेट किया है, अगर इफेक्टिव होता है तो मैं अगले जन्म में भी एक डीमन ही रहूंगा। फेंक युवान खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। दुष्ट डीमन, तुम किस बात पर हंस रहे हो? सब लोग सावधान हो जाओ। वह डीमन मरने से पहले एक आखिरी हमला करने वाला है। जल्दी करो और स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा हमें दे दो। डीमन सरदारों का ग्रुप आगे बढ़ा। तभी बहुत जोर की आवाज के साथ फेंक युवान तेज रोशनी वाली ऊर्जा की लहर में घिर गया। चिंगमाओ पहाड़ पर स्प्रिंग की बारिश धीरे धीरे हो रही थी। रात काफी हो चुकी थी। हल्की बारिश के साथ हल्की हवा चल रही थी। फिर भी चिंगमाओ पहाड़ अंधेरे से ढका नहीं था। पहाड़ के किनारे से लेकर नीचे तक दर्जनों छोटी छोटी रोशनी का एक चमकदार पट्टी की तरह चमक रही थी। ये लाइट्स ऊंची इमारतों से चमक रही थीं। हालांकि ये नहीं कह सकते कि ये 10,000 लाइटिंग के बराबर थी, फिर भी इनकी गिनती कुछ हजार तो थी। पहाड़ पर गुयू गांव बसा था, जो उस बड़े से सुनसान पहाड़ को इंसानी समाज का एहसास दे रहा था। गुयू गांव के बीच में एक शानदार मंडप था। इस समय एक ट्रेडिशनल इवेंट हो रहा था और रोशनी पहले से भी ज्यादा चमकदार थी, जो शान से जगमगा रही थी। सेरेमनी में जो गुयू क्लैन का हेड था, उसकी उम्र लगभग 40 साल की थी। उनके कान के पास के बाल सफेद हो रहे थे और उन्होंने सफेद रंग का पारंपरिक कपड़ा पहना था और वो ब्राउनिश येलो फर्श पर घुटने के बल बैठे थे। उनका शरीर सीधा था, हाथ जुड़े हुए थे, आंखें कसकर बंद थीं और वह पूरी श्रद्धा के साथ प्रेयर कर रहे थे।
उन्होंने प्रेयर की, एंसेस्टर्स कृपया हमें आशीर्वाद दे। हम प्रार्थना करते हैं कि यह समारोह कई टैलेंटेड और इंटेलिजेंट जवान पुरुषों को लाए जो अपने परिवारों में नया खून और उम्मीद लाएंगे। वह एक लंबे काले केस के सामने खड़े थे। केस पर 3 परतें थी जिनमें सभी में पूर्वजों की याद में बनी पत्तियां रखी थीं। पत्तियों के दोनों ओर तांबे की धूप चल रही थी जिसका धुआं ऊपर उठ रहा था। उनके पीछे 10 से ज्यादा लोग उन्हीं की तरह घुटनों के बल बैठे थे। उन्होंने ढीले सफेद रस्मों वाले कपड़े पहने थे और वे सभी कबीले के एल्डर्स, खास लोग और वे लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा अधिकार था। प्रार्थना खत्म करने के बाद गुयू क्लान के हेड ने अपने दोनों हाथों को जमीन पर टिकाकर कमर झुकाई और माथा टेका। जैसे ही माथा ब्राउनिश येलो फ्लोर से टकराया, हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। उनके पीछे एल्डर्स और क्लैन के इम्पोर्टेंट मेंबर उनके जैसे ही कर रहे थे। इसके साथ ही हॉल में हल्की हल्की आवाजें गूंजने लगी क्योंकि सर जमीन से टकरा रहे थे। जब सेरेमनी खत्म हो गई तो लोगों की भीड़ धीरे धीरे जमीन से उठी और चुपचाप पवित्र मंदिर से बाहर निकल गई। हॉलवे में एल्डर्स की भीड़ से राहत की सांसें सुनाई दी और माहौल हल्का हो गया। बातचीत का शोर धीरे धीरे बढ़ने लगा। समय बहुत जल्दी बीत जाता है। पलक झपकाते ही 1 साल बीत गया। पिछली सेरेमनी ऐसा लगता है जैसे कल ही हुई थी। मुझे वो अभी भी अच्छे से याद है। कल एनुअल ग्रैंड सेरेमनी की ओपनिंग है। मुझे जानना है कि इस साल कौन सा नया क्लैन ब्लड सामने आएगा। मुझे उम्मीद है कि कुछ बहुत ही टैलेंटेड जवान आएंगे। गुयू क्लेन में पिछले 3 सालों से कोई जीनियस सामने नहीं आया है। सही कहा। बाई विलेज, शोंग विलेज में पिछले कुछ सालों में कुछ टैलेंटेड जीनियस सामने आए हैं। खासकर बाई क्लैन का बाई निंग बिंग। उसका नेचुरल टैलेंट काफी डरावना है। ये साफ नहीं था कि बाई निंग बिंग का नाम किसने लिया था, लेकिन बड़ों के चेहरे पर चिंता दिखने लगी थी। लड़के की काबिलियत शानदार थी। सिर्फ 2 साल की ट्रेनिंग में ही वह लेवल 3 के गू मास्टर के लेवल तक पहुंच गया था। आज की जनरेशन में उसे सबसे बेहतरीन कहा जा सकता है। बात यहां तक थी कि पिछली जनरेशन भी इस टैलेंटेड बच्चे से प्रेशर फील कर सकती है। समय के साथ वह जरूर बाई क्लैन का पिलर बन जाएगा। कम से कम वह एक ताकतवर योद्धा जरूर बनेगा। इस बात पर किसी को शक नहीं। लेकिन इस साल सेरेमनी में हिस्सा लेने वाले जवानों के लिए सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। सही कहा आपने। फेंग जीस की तरफ से एक जवान जीनियस सामने आया है जिसने 3 महीने में बोलना शुरू कर दिया, 4 महीने में चलना। 5 साल की उम्र में वह कविताएं सुनाने लगा। बहुत ज्यादा समझदार और टैलेंटेड लगता है। कितनी दुख की बात है कि उसके पेरेंट्स जल्दी गुजर गए। अब उसे उसके चाचा चाची पाल रहे हैं। हाँ, इसमें कम उम्र में ही समझदारी है और काफी बड़े एम्बिशंस भी। पिछले कुछ सालों में मैंने उसके कुछ पोयम्स सुनी हैं, जैसे जियांग जिंग ज्यू, योंग मेई और जियांग छेंग जी। क्या जीनियस है। गू यू क्लैन के हेड मंदिर से सबसे आखिर में बाहर निकले। दरवाजा धीरे से बंद करने के बाद उन्होंने कॉरिडोर में क्लैन के एल्डर्स के बीच हो रही बातचीत सुनी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि बड़े लोग उस समय गुयू फेंग युवान नाम के जवान के बारे में बात कर रहे थे। क्लैन के हेड होने के तौर पर यह आम है कि होनहार और जाने माने बच्चों पर ध्यान दिया जाए, जिसमें गुयू फेंग युवान जूनियर्स में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला है। एक्सपीरियंस से पता चलता है कि जिन लोगों की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है या जिसके पास इतनी ताकत होती है जो किसी एडल्ट को टक्कर दे सके, या कोई दूसरे टैलेंट जो जन्म से है, उन सभी में आउटस्टैंडिंग कल्टीवेशन करने की क्षमता होती है। अगर इस बच्चे में ए ग्रेड की काबिलियत दिखती है तो गाइडेंस के साथ वो बाई निंग बिंग से भी मुकाबला कर सकता है। अगर यह बी ग्रेड भी हुआ तो फ्यूचर में गुयू क्लैन का नाम रोशन कर सकता है। लेकिन इस तरह की समझदारी के साथ बी ग्रेड का चांस उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन एक ग्रेट होने का पूरा चांस है। इस सोच के साथ गू यू क्लैन के हेड ने धीरे धीरे अपने होठों पर मुस्कान लाई। तभी खांसते हुए उन्होंने क्लैन के बड़ों की तरफ देखा और कहा, सब लोग सुनिए, काफी देर हो गई है। कल की ओपनिंग सेरेमनी के लिए आप सभी को आज रात अच्छी तरह आराम करना चाहिए और अपनी एनर्जी बचा के रखनी चाहिए। उनकी बात सुनकर सारे एल्डर्स चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा।
उनकी आंखों में सावधानी थी। क्लैन के हेड की बातें अच्छी थीं, लेकिन सब जानते थे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हर साल इन जीनियस के मुकाबला करने के लिए एल्डर्स आपस में इस हद तक लड़ते थे कि उनके कान लाल हो जाते थे और सिर से खून बहने लगता था। तो उन्हें अच्छे से आराम करना चाहिए और कल तक खुद को रेडी कर लेना चाहिए, खासकर उस गुयुए फंगयुएन के साथ जिसका ए ग्रेड होने का पोटेंशियल है। इस बात से तो कोई अब मतलब ही नहीं कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और वह फैंगजीज ब्लड लाइन के बच्चे हुआ 2 ही बच्चों में से एक है। अगर कोई उसे गोद ले ले और उसकी अच्छी तरह से देखभाल और ट्रेनिंग कराए तो वह खुद के लिए एक 100 साल की खुशहाली पक्की कर सकता है। फिर क्लैन के हेड ने एल्डर्स को इंस्ट्रक्शंस दिया। हालांकि मैं पहले से वही कहने जा रहा हूं जो कहना जरूरी है। जब आप मुकाबला करें तो ईमानदारी से करें, कोई चाल या साजिश की इजाजत नहीं, ना ही क्लैन की यूनिट को नुकसान पहुंचाने की। प्लीज के सभी इस बात का ध्यान रखें। हम ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे। हम इसे ध्यान में रखेंगे तो गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। क्लैन के एल्डर्स गहरी सोच में डूबे हुए धीरे धीरे चले गए। कुछ देर बाद कॉरिडोर शांत हो गया। बसंत की बारिश की हवा खिड़की से अंदर आई। क्लैन का हेड फिर खिड़की के पास गया। उन्होंने पहाड़ की ताजी नम हवा में सांस ली, जो कि बहुत ताजगी भरी एहसास दे रही थी। वह घर के तीसरे मंजिल पर थे। क्लैन के हेड ने खिड़की के बाहर देखा। उन्हें पूरे गुयुए गांव का आधा हिस्सा दिख रहा था। भले ही रात काफी हो गई थी, लेकिन गांव के ज्यादातर घरों में अभी भी लाइट जल रही थी, जो अजीब बात थी। कल ओपनिंग सेरेमनी है और सबके भले के लिए है। क्लैन के लोगों के दिलों में एक तरह का एक्साइटमेंट लेकिन घबराहट भी है, और इसीलिए आज बहुत से लोग ठीक से सो नहीं पाएंगे। यही क्लेन के फ्यूचर की उम्मीद है। क्लान के हेड की आंखों में कई लाइट नाच रही थी। फिर उन्होंने आह भरी। ठीक उसी समय एक जोड़ी साफ आंखें चुपचाप रात में चमकती हुई उन्हीं रोशनी को देख रही थी, जिनके अंदर कई तरह की फीलिंग्स भरी हुई थीं। गु युए गांव यह 500 साल पहले का है। लगता है स्प्रिंग ऑटम सिकाडा सच में काम कर गया। फैंग युआन चुपचाप खिड़की के पास खड़े होकर देख रहा था। हवा के साथ आ रही बारिश की बूंदें उसके शरीर पर पड़ रही थीं। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा का इस्तेमाल समय को उल्टा करने के लिए होता है। 10 सबसे बड़ी मिस्टिकल गो रैंकिंग में ये 7वें नंबर पर आती है। जाहिर है ये कोई आम क्रीचर नहीं है। एक तरह से ये रिबॉर्न करने की एबिलिटी है। स्प्रिंग ऑटम सिकेडा का इस्तेमाल से मैं रिबॉर्न किया हूं। मैं 500 साल पहले के समय में वापस आ गया हूं। फैंग्यून ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी नजरें अपनी जवान और मुलायम पीली हाथों पर टिकी थीं। फिर उसने धीरे धीरे उन्हें मुट्ठी में बंद किया और इस सच को पूरी तरह से अपनाया। हालांकि बारिश की बूंदों की आवाज खिड़की की चौखट पर पड़ रही थी, जो उसके कानों में गूंज रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और काफी देर बाद उन्हें खोला। उसने आह भरी 500 साल का एक्सपीरियंस। ये सच में एक सपने जैसा लगता है, लेकिन उसे यह साफ पता था, ये कोई सपना नहीं है।